हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेल एंड गुड। आप सब अच्छे होंगे आशा करता हूँ मैं। और जो क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं उससे आपको बहुत फायदा हो रहा होगा, तो मैं आपका वेलकम करता हूँ स्टूडेंट्स। और अगर आप मेरे साथ और भी न्यू स्टूडेंट्स अगर जुड़े हों तो उन सब के लिए इंफॉर्मेशन ये है कि यही टीचर्स एकेडमी पे यहाँ पे 2014 से लेकर के 2023 तक के जो प्रत्येक यूनिट है, जो यूनिट्स हैं, इन यूनिट्स के जो 10 यूनिट्स हैं, इन सब के क्वेश्चंस आपको करवाए जा रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अभी आप अगर देखोगे तो आईसीटी का पार्ट 2018 तक हुआ है और जो पर्यावरण वाला पार्ट है ये आज 2018 तक हो जाएगा। इसके बाद फिर से दूसरे सब्जेक्ट लगेंगे और सभी 2018 तक पहले खत्म करेंगे, फिर मैम का, फिर मेरा, इस तरह से चलता रहेगा। तो आप इसकी जो प्लेलिस्ट है उसको आप चेक करते रहिएगा। ठीक है, अब इसी में अगर आप देखें आगे इंफॉर्मेशन आपके लिए है कि अगर आप सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस अगर करना चाहते हैं, सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चंस आप देखना चाहते हो, तो आज शाम को शनिवार को ही, ये शनिवार को शाम को 5 बजे से 5 PM पे ही आपको ये क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रही हैं। आप इनको देखिएगा और ये जाएगी लगभग 9 PM पर। लाइव होके देखें तो उसका अलग मजा है, लेकिन अगर मान लीजिए कुछ लोग मजबूरी है नहीं देख पाते हैं तो आप उसमें जो भी क्वेश्चन क्वेरीज हो आप उसे कमेंट करिएगा, जवाब जरूर देंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए, तो यहां से स्टार्ट करना है मुझे। तो सब लोग का भाई मोस्ट वेलकम। यहां पर ये सब्जेक्ट के बारे में पूछ रहे हैं भाई, अपना आप लोग बता दीजिए क्या सब्जेक्ट है, और बाकी मैं चल रहा हूं आपको अपना सब्जेक्ट पढ़ाने यहाँ से इन्वायरमेंट वाले पार्ट में, पर्यावरण वाले पार्ट में। और जो स्टूडेंट इस क्लास को पहली बार देख रहे होंगे, ये जो क्वेश्चन आंसर सॉल्विंग का पार्ट है, ये पार्ट नंबर 3 है, ये पार्ट नंबर 3 है। इसके पहले भी यहाँ पे पढ़ाया जा चुका है, उसमें आप पार्ट और देख लीजिएगा। इन्वायरमेंट से ही रिलेटेड और भी चीजें इस पे पढ़ाई गई हैं टीचर्स एकेडमी पे, आप उसको जाकर के देख सकते हो। चलिए आते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस और आंसर्स में। यहां से अगर बात किया जाए डियर स्टूडेंट्स, तो ये है ओलिगोट्रॉफिक झीलों की विशेषता क्या होती है, आपको ये बताना है। ओलिगोट्रॉफिक, हो सकता है कि आपने नाम ना सुना हो ओलिगोट्रॉफिक का, तो यहां से मैं आज आपको ये पूरा क्लियर करके बताऊंगा। और इसमें और भी चीजें मैं आज आपको सिखाने वाला हूं, जिसमें आप लोग क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में देखोगे। तो जल्दी जल्दी बताइए, आप लोग इसमें से आंसर करिए जल्दी से। चलिए भाई बताइए जल्दी से। तो ये क्लास, हाँ ये क्लास अभी रोज होगी, मतलब टीचर सब्जेक्ट चेंज होंगे। पार्ट 3 हो गया, अब 2018 तक हो गया, इसके बाद और दूसरे सब्जेक्ट चलेंगे। ठीक है, अभी मैं समझा दूंगा ठीक से। यहां समझिए, जैसे एग्जांपल लें, आईसीटी का अभी मैम ने 2014 से 2018 तक करवाया है, तो हम लोग क्या जितने सब्जेक्ट हैं वो पहले 2018 तक करवा लेंगे। ये जब फिनिश होंगे फिर इसके बाद स्टार्ट होगा 2019 से, और कहां तक जाएगा 2023 तक का। इस तरह से सारे टीचर्स को मौका मिल जाएगा अपने अपने पेपर सॉल्व करवाने के। ठीक है, चलें, तो यहां से डी आंसर आ रहा है, जैविक पदार्थों का उच्च स्तर होता है या ओलिगोट्रॉफिक। जब बात किया जाए डियर स्टूडेंट, ओलिगोट्रॉफिक होता क्या है, हो सकता है ये आपको नहीं पता हो, ये इंग्लिश वर्ड है ओलिगोट्रॉफिक, एक होता यूट्रॉफिक। ठीक है, एक होता यूट्रॉफिक होता है, एक होता ओलिगोट्रॉफिक। अब यूट्रॉफिक, अब यहां पे ठीक समझना आप लोग, यहां पे हम बात करें जैसे जब किसी भी जल की बात किया जाए, यहां से जब हम बात करते हैं जल की, जल मतलब मान लीजिए झील ले लें, और झील में अगर देखा जाए तो यहां पर झील 2 टाइप की, एक ऐसी झील जैसा आप देखते होंगे जहां पर लोग तैरते हो, तैरने के लिए अपने घर में पानी वानी भरवाते हैं, झील क्या मतलब पॉन्ड बनाते हैं ना, साफ पानी होता है, और एकदम साफ पानी हो, उसमें कोई भी कार्बनिक मटेरियल नहीं होता, तो उसमें अलग से जीव, मतलब बैक्टीरिया, छोटे जीव तो मेढक वाले पैदा हो जाते हैं, लेकिन अलग से जीव अगर उसमें पैदा नहीं हो सकते, तो यहाँ पर ऐसा उसको हम बोलेंगे ओलिगोट्रॉफिक, जहाँ पे कार्बनिक मटेरियल इन सब के रहित हो। ठीक, तो इसकी जो पोषक स्तर होती है वो क्या होती है, बहुत निम्न होती है,
पोषकों का क्या होता है, अभाव होता है, पहली चीज। दूसरी चीज और समझिएगा, अगर उस झील में यहाँ पे जैसे आपको तालाब और ये सब देखते हैं, कार्बनिक मटेरियल मतलब क्या हो गया, चाहे मछलियां हो और चाहे हम बात करें पेड़ पौधों की बात करें, ये अवेलेबल हो। जब ये मरते हैं तो इनको डिकम्पोज होता है, क्या होता है, अपघटन होगा। अपघटन होगा, इस अपघटन को करता कौन है, तो ये कौन करता है, शैवाल करते हैं। जब शैवाल इसका अपघटन करते हैं तो जो झील के अंदर ऑक्सीजन अवेलेबल होती है उसको ये लेते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, बीओडी कहते हैं, ठीक। लेकिन ऐसी झीलें जो स्वच्छ एकदम हो, स्वच्छ पानी हो, जिसके उत्पादक, जिसमें कार्बन मटेरियल नहीं हो, अलग से उसमें शैवाल बैक्टीरिया अवेलेबल ही नहीं है, तो उसकी उत्पादकता भी क्या होगी, एकदम निम्न होगी, उसमें पोषक तत्व का क्या होता है, अभाव होता है, ये याद रखना है, ठीक। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट ये है। तो इस वाले झील को जहाँ पे इस टाइप की होती है इसको यूट्रिफिकेशन बोलते हैं, यूट्रिक, ठीक है, यूट्रिफिकेशन। अब अगर होता क्या है, जब बाहर से अलग कार्बनिक मटेरियल आकर के यहाँ पे हम मिलाना शुरू कर दें, जैसे घरों का, किचन का, टॉयलेट का जो हम लोग का पानी है घर से निकलता है टाउन से, वो जाकर इसमें मिलता है, तो उसमें और कार्बनिक मटेरियल क्या होता है, प्लस होने लगता है। तो इस शैवालों की मात्रा क्या होगी, तेजी से बढ़ने लगती है और इसको बोलते हैं शैवाल प्रस्फुटन बोलते हैं या एल्गी ब्लूम बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। ये सब क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय में विघटित ऑक्सीजन अंश घटता है, बढ़ता है, स्थिर रहता है या तापमान परास के अनुसार बढ़ता या घटता है, इसको बताना है आप लोग को, ठीक है। जल्दी से आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए इसका आप लोग। आज मैं कुछ चीजें आप लोग को लिखवाने वाला हूं, आप उसको नोट भी करिएगा। चलिए बताइए भाई, जल्दी से आप लोग उसका आंसर करिए। तो यहां से आंसर सर अरे अभाव का मतलब हुआ कि आपके पास है ये नहीं है। जैसे मेरे पास पैसे का अभाव है, मेरे पास पैसा ही नहीं है, कमी है मतलब पैसा है और चाहिए, आप समझ में आया। तापमान में वृद्धि के साथ जल निकाय के विघटित ऑक्सीजन अंश, ये ऑलरेडी हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इस टाइप क्वेश्चन को। इस टाइप के क्वेश्चन को आप देखेंगे तो मैंने पहले ही बताया था कि जैसे अगर मान लीजिए आप एक्वेरियम ले लीजिए और इस एक्वेरियम में मछली अगर है, आप क्या करिए, एक जार ले लीजिए, इस जार में मछली को डाल दीजिए निकाल करके और इसको पानी को उबाल डालिए। उबालने के बाद इसे ठंडा करके फिर से इसमें डाल दीजिए, इसमें एक्वेरियम में, और मछली को पुनः इसमें वापस भेज दीजिए। मछली कुछ देर बाद ही मर जाएगी। होगा क्या कि मछली जब हम पानी को उबालते हैं तो इसमें से जो ऑक्सीजन, जो घुलित गैसें हैं वो बाहर निकल जाती है और इसमें ऑक्सीजन की मात्रा क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जो ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अब अगर बात किया जाए किसी भी लिक्विड में, अब यहां पे बहुत डिटेल समझना, इस पे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया, जो अभी मैं बताने वाला हूं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में 2023 वाले क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है। अब समझिएगा, थोड़ा सा ये साइंस का पार्ट होगा लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। चलिए देखिए, जब हम बात करते हैं यहां से भारत देश की, जब बात करें भारत देश की, और इस साइड यहां पे आप सब जानते हैं ये है अरब सागर, ठीक, ये है अरब सागर, और अगर आप इधर आप देखें तो ये है बंगाल की खाड़ी। अब बहुत डिटेल समझिएगा क्योंकि यहां से एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो इस पे कम से कम जो दसियों प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है, ध्यान समझिएगा। अब अगर हम बात करें, ये तो साइंस का पार्ट है, यहां से हम बात करें कि क्या है, ये इंडिया है, इंडिया की भूमि है ये, ठीक। अब ये क्या है, समुद्री क्षेत्र है। अब यहां समझिएगा, पहले इसके पीछे साइंस देखते हैं। जब हमने कहा कि अगर हम क्या करेंगे, पानी को उबाल देंगे, पानी को उबाल देंगे तो इसमें से जो ऑक्सीजन होगी या गैस घुली होगी वो बाहर निकल जाएगी, पहली बात। दूसरी चीज, अगर आप कल के लेक्चर को देखोगे, जो पार्ट नंबर 2 है उसमें देखोगे, उसको मैं यहां थोड़ा सा समराइज कर देता हूं आपके लिए। अगर यहां से, जैसे आप सब जानते हो कि आप कोल्ड ड्रिंक पीते ही हो ना, कोल्ड ड्रिंक पे मैंने आपको बताया था कि यहां पे जब आप इसका ढक्कन खोलते हैं तो इसमें से गैस रिलीज होती है और ये झाग सहित क्या होता है, जो लिक्विड है वो बाहर आ जाता है, ऐसा होता ही है।
फिर अगर आपको और प्रैक्टिकल करना हो तो आप इसे एक गिलास में पोर कर लीजिए, एक गिलास में उड़ेल लीजिए। उड़ेलने के बाद आप इसमें कुछ नमक क्या करें, इसमें मिला दीजिए। जब नमक मिलाएंगे तो और तेजी से इसमें झाग आते हैं। ठीक, ऐसा होता होगा, देखा होगा, नहीं देखा है तो आज खरीद करके उसे प्रैक्टिकल करके देख लीजिएगा। ठीक है, पहली बात। अब ये हुआ क्यों, क्योंकि इसमें गैस कहां से आई, वो गैस कौन सी है, CO2। क्या किया गया, इस लिक्विड में प्रेशर डाल करके गैस को घोला गया है, प्रेशर डाल के गैस को घोला गया है और इसी प्रेशर से उस पर बंद किया गया है। जब आप इसे खोलते हो तब ये गैस रिलीज होती है, ठीक है, निकलती है। ठीक, तो अब यहां पे कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब है दाब बढ़ाने पर लिक्विड में गैस ज्यादा घुल सकती है, ऐसा होगा। ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, अब यहां पे आइए, अब सुनिएगा, अब साइंस है, ठीक है, सुनिएगा। हम सब जानते हैं कि पृथ्वी है, ये हम सब जानते हैं ये पृथ्वी है और पृथ्वी के बाहर क्या है, इसका वायुमंडल है। और मानव गतिविधियों के कारण जो गैस है उसका प्रतिशत बढ़ा है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ी है, अलग अलग गैसों की मात्रा बढ़ी है। इसका मतलब है वायुदाब में भी क्या हुई है, वृद्धि हुई है, वायुदाब में भी वृद्धि हुई है। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी बढ़ी है और इसका मतलब वायुदाब में वृद्धि होगी। जब मतलब दाब में वृद्धि होती है तो गैस जल में घुल जाती है। अब आते हैं वायुमंडल की बात करें। वायुमंडल में अगर भारत के इधर देखें तो लिक्विड है ये, यहां पर वायुदाब बढ़ेगा और वायु में अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक है तो जल में कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगा कि नहीं घुलेगा। अब आप लोग बताओ, ठीक है, जितने लोग अभी आप हैं बताइए, ये समझ में आया कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड घुलेगा कि नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा घुलेगी, बढ़ेगा। आप पहले ये कमेंट करके आप मुझे बता दीजिए समझ में आया कि नहीं, फिर मैं आगे बढ़ूं। जल्दी बताइए आप लोग, क्योंकि कॉन्सेप्ट है, अगर ये समझ में आ गया, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आए हुए हैं, मैं भी कमेंट देख रहा हूं, आप इसमें प्लीज मुझे बताइए कि हाँ समझ में आ गया है, तो मैं आगे बढ़ूं। इसके आगे और भी कुछ है बताने के लिए, ठीक है। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है डियर स्टूडेंट्स, इसको लाइक और शेयर और लोगों को कर दीजिए ताकि और लोग आए, कंपटीशन बढ़ सके अपने इसमें। मेरे पास कमेंट्स नहीं आ रहे हैं, जल्दी जल्दी कमेंट करिए आप सब। बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। अब यहां समझिए, जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा इसमें बढ़ेगी, कार्बन डाइऑक्साइड की जब मात्रा बढ़ेगी तो याद रखिएगा, जब किसी भी लिक्विड में हम कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर बढ़ा रहे हैं और ताप बढ़ा रहे हैं तो इसकी अम्लता क्या होगी, अम्लता, ठीक है, मतलब इसकी एसिडिटी क्या होगी, वो बढ़ेगी। मतलब यहां पे वायुदाब अगर हो रहा है, यहां पे समझिएगा, जब वायु दाब में क्या हो रही है, वृद्धि, और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल है और कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुल रहा है, क्या हो रहा है, जल में घुल रहा है, मिल रहा है, तो इससे जो जल की अम्लीयता होगी, जल की अम्लीयता में वृद्धि होगी। क्या होगी, वृद्धि होगी। ये बात सही है, जल की अम्लीयता में वृद्धि होगी। अब अगर जल अम्लीय हो जाएगा तो इसमें जो रहने वाले जीव हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जो मछलियां हैं, जो छोटे जीव हैं, वो भी क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, नहीं नष्ट होंगे। तो ये किस पे प्रभाव डालेगा, जो जलीय पारितंत्र है, यहां पे अगर देखें तो जो जलीय पारितंत्र है उसको क्या करेगा, ये नुकसान पहुंचाएगा। तो यहां से अगर समझिएगा तो जलीय पारितंत्र क्या होगा, घटेगा या प्रभावित होगा, घटेगा या प्रभावित होगा। सही बात है, ठीक है। तो ये भी हो रहा है, ये समझ में आया होगा। तो इसी पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में 2023 में आया हुआ है, 2020-22 वाला उठाइए, उसमें क्वेश्चन पूछे गए हैं। इससे रिलेटेड इस टाइप से क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं। ये समझ में आ गया, चले आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखिएगा। इन सब टाइप के क्वेश्चन आपसे में भी पूछे जा सकते हैं फिर से, ठीक है। चलिए आइए दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग।
रियो प्लस 20 सम्मेलन का एक मुख्य परिणाम किसके समुच्चय का विकास करना था। आज मैं इसको आपको डिटेल समझा दूंगा, इसके बाद इस टाइप क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। आज को जो लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, आप इससे बहुत कुछ सीखेंगे। ठीक है, चलो बताएं जल्दी से इसको। जल्दी से बताइए आप लोग इसको। चलिए देखिए, यहां पे जो डिटेल्स मैं आपको समझाने जा रहा हूं, बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस पे एक बार अगर समझ लिया आपने, इससे क्वेश्चन फिर दोबारा से गलत नहीं होगा। ठीक है, आइए मैं अब आपको जो चीज समझाऊंगा उससे एग्जाम में भर भर के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, चलो देखो, यहां से अगर हम देखें डियर स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, जब हम बात कर रहे हो डेट की, जब बात कर रहे हो डेट की, समय की, समय डेट की बात करें तो आपको एक डेट मैंने हमेशा बताया है 1972, क्या 1972। ये मैंने आप लोग को जो लेक्चर मेरे इसी यूट्यूब पे मेरे लेक्चर पढ़े होंगे, आप उनको जा करके इसी टीचर्स अकेडमी पे देख लीजिएगा, वो आपको डेफिनेटली बहुत फायदा करेगा। लेकिन अब ये जो मैं समझाऊं ध्यान समझिएगा, जब हम बात करें 1972 में, तो ये हुआ था स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, याद रखिएगा, स्टॉकहोम सम्मेलन। ठीक है, ये क्या हुआ था, स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। अब इस स्टॉकहोम सम्मेलन से 20 साल बाद अगर प्लस कर देंगे तो ये आएगा 1992। ये 1992 में जो हुआ था, ये हुआ था रियो सम्मेलन। ठीक है, ये क्या हुआ था, रियो सम्मेलन। और इसी रियो सम्मेलन को हम किस नाम से जानते हैं, पृथ्वी सम्मेलन या अर्थ समिट के नाम से जानते हैं। अब यहां दोनों चीज में ध्यान रखिएगा, जब हम बात करें 1972 के टाइम की, तो 1972 के टाइम में यूएनईपी बनी थी, जिसको बोलते हैं यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम। अब आप सब जानते हैं 5 जून को क्या मनाया जाता है, पर्यावरण दिवस। ठीक है, अब यहां समझिएगा, जब इसके बाद भी 20 साल बाद चले, इसके बाद 20 साल प्लस कर दीजिए तो कहां पहुंच जाएंगे आप, 2012। ठीक है, 2012 में पहुंच जाएंगे। अब यहां पे क्या है, रियो है, और ये क्या हो जाएगा, रियो प्लस 20 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें, यहां से ये आएगा 2015, और इसके बाद क्या आएगा 2021 वाला पार्ट। अब बीच में कहां खा गए सर, तो इसके बीच कोई इंपॉर्टेंट चीजें नहीं थी, इसलिए इसको नहीं बताया मैंने। फिर इसके बाद यहां से 2022 में कट करके यहां पे आ रहा हूं 2030 में। ठीक है, अभी समझना क्या चीजें हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है, अब यहां समझिएगा, जब 1992 की बात करते थे, एक यहां पे आता है एजेंडा 21। ये सब डिटेल मैंने बढ़ा रखा है, ये सब डिटेल मैंने इसी यूट्यूब चैनल पर पढ़ा रखा है, आप उसके लेक्चर जाके देख सकते हो। ठीक है, अब यहां समझिएगा, 2012 की बात करें, 1992 की बात करें यहां से, तो यहां पर आप याद रखना, इस वाले पार्ट में इन दोनों के बीच में अगर देखें तो एक डेट आएगी, सन 2000 आएगा। क्या आएगा, सन 2000। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। सन 2000 में क्या आता है, एक प्रोग्राम है जिसको बोलते हैं एमडीजीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एमडीजीज, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। क्या है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य। ठीक है, क्या आता है, सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य आता है। ठीक, अब ये विकास लक्ष्य आता है कितने साल के लिए, 15 साल के लिए आता है। 2000 में स्टार्ट करेंगे और 2015 में क्या हो जाएगा, ये एंड हो जाएगा। 2015 में क्या होगा, यहां पे समाप्त होगा। ठीक है, 2015 में ये समाप्त होगा। यहां तक समझ में आया होगा। अब यहां समझो, यहां से स्टार्ट हुआ सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य, और सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य 15 साल के लिए आया था। इसमें क्या था, 8 लक्ष्य थे। कितने हैं, 8 लक्ष्य हैं। ये मैं अलग से इसी यूट्यूब चैनल पे, यहां पे टीचर्स अकेडमी पर पढ़ाऊंगा। यहां पे क्या है, ये 8 लक्ष्य यहां पे निर्धारित किए गए। अब इन 8 लक्ष्यों को निर्धारित किया गया। अब पाना कब है, 2015 तक पाना है। ठीक, अब 2015 तक अगर पाओगे तो आप ये बताइए कि 2015 में समाप्त होगा, तब हम इसकी समीक्षा करेंगे कि इसके पहले ही इसकी समीक्षा हमें कर लेनी चाहिए।
2015 में 15 में खत्म होगा, तो हमें नया प्रोग्राम की तैयारी पहले करनी चाहिए कि बाद में करनी चाहिए? ठीक है, अब आप बता सकते हो। ठीक है, देखो यहां पे अगर हम बात करें, ठीक है, यहां से अगर बात किया जाए तो ये यहां से आती है और ये क्या होगा, समाप्त होने वाला है। तो इसकी हम समीक्षा करेंगे। इसकी समीक्षा कब करेंगे? 2012 में समीक्षा करेंगे इसकी। ठीक है, क्या करेंगे? समीक्षा करेंगे। समीक्षा मतलब क्या? क्या हमने अचीव किया, क्या अचीव नहीं किया, इसमें क्या अच्छाइयाँ थी, क्या कमियां थी, क्या रह गया, क्या पाना है, सब हम इसकी समीक्षा कहाँ करेंगे? 2012 में। और ये आएगा रियो प्लस 20। और रियो प्लस 20 को ही हम, अगर आप याद करके इसमें क्वेश्चंस को आप देखें तो लिखा है रियो प्लस 20 सम्मेलन। रियो प्लस 20 सम्मेलन समर्थनीय विकास लक्ष्य है, शताब्दी विकास लक्ष्य है, राष्ट्रीय विकास रणनीति, राष्ट्रीय भूमि पुनरुद्धार रणनीति। क्या लिखा है? का एक मुख्य परिणाम किसके समुच्चय का विकास करना है। अब यहां पे क्या कह रहा है? समीक्षा नहीं कह रहा है, आगे कौन सा स्टार्ट करेंगे। ठीक है, यहां पे क्या कह रहा है? समुच्चय का विकास करना है, आगे कौन से स्टार्ट करेंगे? इसकी तो हम समीक्षा करने वाले हैं, सहस्त्राब्दी की। सहस्त्राब्दी की यहां पे इसकी हम समीक्षा करेंगे, आगे क्या स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो यहां पर आप समझिएगा ध्यान से, यहां पे कह रहा है इसकी आप समीक्षा कर रहे हो 2015 में रियो प्लस 20 में। अब यहां पे क्या होगा? अब यहीं पे संकल्पना किसकी आएगी? एसडीजीज की। किसकी आएगी? एसडीजी की। एसडीजी प्रोग्राम जो कि स्टार्ट कब होगा? स्टार्ट कब होगा? 2015 से। और 2015 से कब तक जाएगा? 2030 तक। ठीक है, तो यहां पर एसडीजी की समीक्षा करने हम कहां बैठे हैं? 2012 में एमडीजी की समीक्षा करने बैठे हैं। और यहां आगामी जो प्रोग्राम स्टार्ट करना है एसडीजी, उसके लिए हम क्या करें? एक आधार बना रहे हैं। ठीक, और इसको लागू कब करेंगे? 2015 के 31 तारीख तक एमडीजी खत्म हो जाएगा, उस पर फिर एसडीजी ला देंगे। ये समझ में आ गया? बताइए, यहां तक किसी को दिक्कत है तो प्लीज बता दीजिएगा। किसी कोई दिक्कत हो? ये समझ में आ गया? किसी कोई दिक्कत हो प्लीज बताइए, ये समझ में आ गया? अब एसडीजी की अगर हम बात करते हैं, एसडीजी के अलग से अगर बात करें यहां से, तो एसडीजी की अलग से बात किया जाए तो यहां एसडीजी के बारे में, जब एसडीजी की अगर हम बात करें तो इसमें 17 लक्ष्य आएंगे, 17 लक्ष्य आएंगे और 169 उपलक्ष्य आएंगे। ठीक है, यहाँ पे ऐसे समझ सकते हो कि इसमें 17 चैप्टर होंगे और उसमें सब टॉपिक कितनी होंगी? 169 होगी। ये समझ में आ गया? चले, अब यहाँ पे एसडीजी के ही कुछ चीजें मैं, ठीक है, एसडीजी वाले में ही मैं यहाँ से जल्दी जल्दी आपको कुछ चीजें यहाँ बता देता हूँ कि इस पे है क्या। जब हम एसडीजी पढ़ते हैं, जब एसडीजी के लक्ष्यों को पढ़ते, लक्ष्य नंबर 1 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर गरीबी की पूर्णता समाप्ति किसकी बात करता है? गरीबी की पूर्णता समाप्ति की बात करता है। पूर्णता समाप्ति की बात करता है, समाप्ति की बात करता है। ठीक है, याद रखिएगा। जब यहीं से हम बात करें एसडीजी 2 की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो एसडीजी 2 में यहाँ पे आता है भूखमरी की समाप्ति है। क्या है? भूखमरी। ठीक है, भूखमरी का उन्मूलन करने की बात करता है, भूखमरी समाप्त करने की बात करता है। जब यहाँ पे एसडीजी 3 में आएंगे तो यहाँ पे अच्छे स्वास्थ्य की बात करता है। ठीक है, अच्छे स्वास्थ्य की बात करता है, स्वास्थ्य की बात करते हैं, ये याद होना चाहिए आप लोग को। ठीक है, अब आप लोग बताइए, ये सब चीजें आप लोग को याद है कि मैं पूरा यहाँ पे डिटेल से आपको लिख के बता दूं? एक बार आप लोग बताइए जल्दी से, तो मैं आपको यहाँ से बताऊं। ठीक है, चले जल्दी जल्दी बताते रहिएगा आप लोग। फिर इसके बाद अगर हम चौथे नंबर पे देखें, चौथे नंबर की बात करें तो यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करता है। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, गुणवत्तापूर्ण क्या करता है? शिक्षा की बात करेगा। और ऐसे गुणवत्तापूर्ण शिक्षा जिससे भावी आने वाले समय में, ठीक है, आने वाले समय में क्या करना है? हाँ, आने वाले समय में यहां से कि लोग अपना क्या कर सके, यहां से जो आय है वो जनरेट कर सके, अपनी गरीबी दूर कर सके। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, या अगर याद है बहुत अच्छी बात है। तो अगर हम यहीं पे 5वें नंबर की बात करें
तो लैंगिक समानता की बात करता है। जब 6वें नंबर की बात करते हैं साफ पानी और स्वच्छता की बात करता है। जब 7वें नंबर की बात किया जाए तो आप सब जानते हैं सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा की बात करता है। जब 8वें नंबर पे अगर हम जाते हैं तो इसमें अच्छा काम और आर्थिक विकास की बात करता है। ठीक है, अच्छे काम और आर्थिक विकास की बात करता है। इसके बाद जब हम लोग यहाँ से 9वें नंबर पे अगर जाते हैं तो उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचे की बात करता है। ये सब चीजें आपको अगर याद है अच्छे से, वेरी गुड। ठीक है, चले तो फिर इसके आगे मैं नहीं जा रहा, बाकी आप लोग याद कर लीजिएगा। कुछ चीजें हैं इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे मैं एक अलग से लेक्चर लूंगा। तो 169 जो इसके सब गोल है ये आपसे एग्जाम में पूछे जाते हैं, यहां यही इंपॉर्टेंट है। तो इसको मैं आपको डिटेल से पढ़ाऊंगा। अभी 1-2 लेक्चर हो जाए अपना ये, तो इसके बाद मैं पढ़ाऊंगा अलग से, आपकी इसकी वीडियो आपको मिल जाएगी। ठीक है, जिन लोगों को नहीं पता है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस उपयोग योग्य कंपोस्ट निर्माण की अवधि 3 से 6 माह की होती है। देखो ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, हो सकता है नहीं आए, और अगर आप इसको बुक में ढूंढने जाओगे ना, बुक में आपको ये नहीं मिलेगा। ठीक है, बुक में आपको नहीं मिलेगा। ये क्या है, एक फैक्ट की तरह आप याद कर सकते हो, एक फैक्ट की तरह आप इसको क्या कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। ठीक, तो यहां से अगर समझें, देखें तो ये जो कहां गया, 1 मिनट, जस्ट मिनट। तो इसे आप क्या कर सकते हैं, एक फैक्ट की तरह याद कर सकते हैं। अब यहां जो फैक्ट वाला पार्ट आएगा तो इसमें अगर देखें वार्मी कंपोस्ट, वार्मी मतलब केचुआ जो बनाता है, अर्धस्वालिज, वाणिज्य संपर्क, ये सब क्या है पता नहीं। यहां से अगर देखें तो इनकी अगर हम बात करें, जो पीट कंपोस्टिंग होती है, पीट मतलब यहां से आता है पीट, एक होता है पीट कोयला। ठीक है, आप नाम सुने होंगे जिसको हम कहते हैं क्या, पीट कोयले के नाम जानते हैं। पीट कोयला में क्या होता है, मुख्यतः क्या होती है, लकड़ी। ठीक है, लकड़ी होती है, लकड़ी का सड़ना गलना ही इससे जो कोयला बनता है वो पीट कोयला होता है। जब हम यहाँ पे बात करें तो घास फूस इन सब को लेकर जो हम सड़ाने गलाने के बाद इनसे जो खाद बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, पीट खाद के नाम से जानते हैं, पीट कंपोस्ट के नाम जानते हैं। इसको बनने में समय लगता है और कितना लग जाता है, 3 से 6 माह लगते हैं। इसलिए जो अपना आंसर यहाँ पे क्या होगा, पीट कंपोस्टिंग होगी। ये मैं पहले बता दूं, जो इन्वायरमेंट के क्वेश्चंस यूजीसी में पूछे जाते हैं वो कहीं ना कहीं रिलेटेड जो केमिस्ट्री होती है, जो रसायन विज्ञान है, उससे थोड़ी क्या करता है, संबंधित करवाता है। इसलिए आपको ये इस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो इस पे निराश मत होइएगा कि सब क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, मैं तो पढ़ा नहीं है, पढ़ी नहीं। वहां पे जब आएगा 1-2 क्वेश्चन अतरंगी आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जिसका सर पैर कहीं नहीं होगा, वो एग्जामिनर के माइंड पे है कि कहाँ से दिया उसने क्वेश्चन। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों के लिए समय सीमा क्या थी, अब तो आप इसको बता ही दोगे। इसको जल्दी से आप करके बताइए कि क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की समय सीमा। ठीक है, चले यहाँ से सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों की समय सीमा की अगर हम बात करते हैं तो आप सबको मैंने बताया कि यहाँ पे क्या होगी, 2000 से लेकर 2015 तक। इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे। वर्मी कंपोस्ट को बनाने में कितना टाइम लगेगा। वर्मी कंपोस्ट जो होते हैं वो केचुआ बनाते हैं ना, केचुआ जो वार्म होते हैं, उसमें सही से 15-20 दिन या 1 महीना, उससे ज़्यादा नहीं लगता है। ठीक है, और इसीलिए केचुए पाले भी जाते हैं, केचुए पाले भी जाते हैं। होता क्या है, इस तरह गड्ढे बनाए जाते हैं और इसमें कार्बनिक मटेरियल या गोबर और कार्बनिक मटेरियल, खाना वाना सब डालते रहते हैं और केचुए इनको खा पी के पचा देते हैं, और उनके जो वेस्ट होते हैं, केचुओं के जो वेस्ट होते हैं, उसको ले जाकर हम खेतों में फेंकते हैं। तो इसको बनाने में समय नहीं लगते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये समझ में आया होगा, यहाँ तक तो मैंने बता दिया। अब याद रखिएगा इसमें 8 लक्ष्य हैं। ठीक है, इसमें कितने लक्ष्य हैं, 8 लक्ष्य हैं और 18 उप लक्ष्य हैं। यहाँ 18 उप लक्ष्य हैं। अब देखें, जब आप लोग क्या करिएगा, एमडीजी को अलग से मैं पढ़ाऊंगा फिलहाल, एमडीजीज को, और जब एसडीजीज को कहीं से पढ़ रहे होंगे तो दोनों के जो लक्ष्य हैं उसको एक साथ कहीं लिख लीजिए, एक साथ लिख लीजिए, दोनों को कंपेयर कर लीजिए
कि दोनों में क्या चीज़ें हैं क्या चीज़ें नहीं हैं, इससे भी एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी तक इस टाइप से क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं। नहीं, एक आध क्वेश्चन आया है, मैं भूल रहा हूँ, 2022 में ऐसा क्वेश्चन आया है कि दोनों में कॉमन पूछा गया, उभयनिष्ठ पूछा गया है। ठीक है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। फिर यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सम्मेलन शिखर सम्मेलन का संधारणी विकास संबंधी संयुक्त सम्मेलन या UNCCSD, ठीक है, के नाम से भी जाना जाता है। UNCSD यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये गलत लिखा हुआ है। हाँ, UNS संधारणी विकास डेवलपमेंट लक्ष्य है UNSDG। इसे बताइए आप लोग जल्दी से। तो यहां पे अगर हम बात करें संधारणी विकास लक्ष्य या SDG सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, इनकी अगर हम बात करें, और इसी को बोलते हैं संधारणी विकास लक्ष्य, या हम कहते हैं इसको सतत विकास लक्ष्य भी बोलते हैं। क्या कहते हैं? सतत विकास लक्ष्य भी कहते हैं, याद रखिएगा। और सतत विकास लक्ष्य के लिए मैंने बताया भी आपको, एक कमीशन बनाई गई थी जिसको हम बोलते हैं ब्रंटलैंड कमीशन। क्या बोलते हैं? ब्रंटलैंड कमीशन। ये ब्रंटलैंड कमीशन जो था, इसमें इसकी अवधारणा SDG की ली गई थी। SDG की अवधारणा ब्रंटलैंड कमीशन में भी आई थी। ये ब्रंटलैंड कमीशन वही कमीशन है जो एजेंडा 21 में जो लक्ष्य लिखे गए थे उसको इसने भी दिया था। ठीक है, तो ये ब्रंटलैंड कमीशन इनडायरेक्टली क्या करता है, इसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखें तो क्या है भाई, स्टॉकहोम सम्मेलन 1972, रियो डी जेनेरो सम्मेलन 1992, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन 2012, रियो सम्मेलन 2012। जब हम बात करें निम्नलिखित में से किसी सम्मेलन में संधारणी विकास संबंधी अगर आती है, तो हम सब जानते हैं कि अभी अभी हमने पढ़ रखा है क्या, डी वाला 2012 में कि इसकी समीक्षा करी है जानी है, और 2015 में क्या करना है, इसको लागू कर दिया जाना। देख सकते हैं आप क्वेश्चन पूछे जाते कैसे। ठीक है, रियो डी जेनेरो 1992 में आप वहां पहुंच गए, इस पर मैंने नाम भी नहीं लिया। अगर जो लोग 20 का आंसर कर रहे हैं, तो रियो डी जेनेरो 1992 में कभी SDG का नाम लिया है मैंने, वहां पे SDG के बारे में कभी मैंने बोला है? ठीक है, कभी नहीं बोला मैंने इसके बारे में। ठीक है, चले आइए आगे आते हैं हम लोग। हाँ, 1983 में ब्रंटलैंड के लिए जो बता रहे हैं बिल्कुल सही। चले आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से सतही ओजोन निम्नलिखित में से कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है? मतलब ओजोन के, यहाँ पे सतही ओजोन के बनने में इनमें से कौन सा महत्वपूर्ण योगदान निभाएगा, इसमें से आपको बताना है कौन सा आंसर होगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस पे भी, और इसके अगर कॉन्सेप्ट में कुछ बताऊंगा, इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। ठीक है, चलिए बताएं जल्दी से आप लोग। एक बार इसको पढ़ के इसकी नोट्स बना लीजिए, और जब आप इसकी नोट्स बना लेंगे तो ये गलत क्वेश्चंस इसके नहीं होंगे। फिर बी आंसर, डी आंसर, कुछ लोग क्या आ रहे हैं, आप देखते हैं यहां से क्या है, आप समझिएगा। यहां से अगर याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं सतही ओजोन की, ठीक है, किसकी बात करें यहां पे, सतही ओजोन। सतही ओजोन में, और इसका भी फार्मूला क्या होगा, O3 ही होता है। इससे क्या होता है, नुकसान क्या पहुंचता है हमें, या नुकसान मतलब शरीर पे हमारे क्या पहुंचेगा, इससे आंख में जलन होगी, आंख और गले में जलन होती है। आंख नाम तो ले लिया, नाक भूल ही गया मैं। नाक, आंख और गले में क्या होती है, जलन होती है। ठीक है, इसके संपर्क में आंख आती है, नाक सांस लेते हैं और गला नहीं जाएगा, इससे जलन होता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, फिर बाद में हमारे लंग्स पे भी प्रभाव पड़ता है। अब इस पे अगर देखें, एक और नाम सुना होगा आप लोगों ने VOC का नाम सुना होगा, VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड। वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मैंने आप लोग को बताया कि तेल के कण हो, तेल के कण, पेट्रोल से निकलने वाले कण, और इनके यह जो परफ्यूम होता है,
परफ्यूम एक कॉर्नर पे आप मारिए, दूसरे कॉर्नर में महक आती है आपको वो। इसी तरह से तेल मिट्टी का तेल जहाँ अगर मान लीजिए पेंट हो रहा है उसकी महक आपको दूर तक जाती होगी। वो जो पार्टिकल उड़ते हैं, बहुत छोटे पार्टिकल होते हैं, उनको बोलते हैं VOC, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। और इनकी जो साइज होती है वो 2.5 माइक्रोन से लेकर के कहाँ तक 10 माइक्रोन वाले को हम इसमें, ये खतरनाक होते हैं हमारे लिए, ठीक है, VOC। फिर इसके साथ क्या करिए, कोयला अगर जलाए हैं तो कोयला जलाने के बाद जो नाइट्रोजन के ऑक्साइड मिलते हैं, नाइट्रोजन के ऑक्साइड NXOY मैंने लिखा है, इसका एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो N2O, ठीक है, X की जगह 2 रख दिया और Y की जगह 1 रख दिया, और भी इसकी फैमिली के मेंबर आ जाएंगे इसमें, ठीक। अब इन सब में आप क्या करिए, इसके साथ मिला दीजिए किसको, सनलाइट मिला दीजिए, सूर्य का प्रकाश। अगर सूर्य का प्रकाश आप मिलाएं और इनके साथ ये रिएक्ट करेगा VOC वाला। अब VOC वाला है, इसमें एक गैस और ले लीजिए जिसको हम कहते हैं कार्बन, यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड। तो इनके साथ अगर सूर्य की प्रतिक्रिया होगी तो इससे सतही ओजोन बनती है। ये याद रखिएगा, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है, ये पूछे गए हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर देखें, नाइट्रोजन के ऑक्साइड ले लीजिए, सूर्य का प्रकाश ले लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड ले लीजिए, ACD है किसी में, तो ACD अपना आंसर क्या हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। यहाँ पे कमेंट कुछ कर रहे थे, किसी ने किया था कमेंट अभी? आप लोग कमेंट करके इरेज कर देते हैं जल्दी से। अरे कुछ अगर गलत है तो आप उसे लिखे रहिए, मैं उसको करेक्ट कर दूंगा ना। आप लोग डरते कहाँ हैं, ठीक है, जो लिखिए, अगर गलत भी है तो अच्छी बात है, टीचर करेक्ट कर देगा, अदरवाइज जो गलत इंफॉर्मेशन मिल गई वो फिर हमेशा मिली रह जाएगी, ठीक है। इस पे बिल्कुल मत घबराइए, क्योंकि एग्जाम में नहीं है, आप यहाँ पे जो कर रहे हैं वो करेक्शन के लिए ही कर रहे हैं ना। चलिए बताएं जल्दी से, ये समझ में आ गया होगा, यहाँ तक आगे बढ़ते हैं। अब इसी में अगर आप देखोगे तो ये जो प्रॉब्लम आती है, ये ज्यादातर थोड़ा ठंडियां जब स्टार्ट होना शुरू होती है, ठंडी जब स्टार्ट होना शुरू होती है तभी ये प्रॉब्लम आनी शुरू होती है, ठीक है। अब इसमें आप अगर देखोगे, एक चीज और ध्यान दे लो, जब यहां से नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है, नाइट्रोजन के जो ऑक्साइड है और प्लस इसमें अगर सूर्य का प्रकाश और प्लस यहीं पे हम क्या करें, ठंडी का मौसम थोड़ा अगर जोड़ दें, तो इससे जो धुंध बनने वाली है, ये भूरी कलर की होगी और ये हमारे लंग्स को नुकसान पहुंचाती है, ठीक है। और दिल्ली की जो समस्या है वो समस्या भी इसी से आती है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन। कथन 1 है, संयुक्त राष्ट्र में वर्ष 2010 में सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य पारित किए गए थे। अब आप सबको पता है कि सही है गलत। विकास के लिए वैश्विक साझेदारी को विकसित करना सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्यों में से एक लक्ष्य है, ठीक है। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। और जिनको अगर पता है MDG, जैसे अभी मैंने पूछा क्या SDG के लक्ष्य आपको याद है, आप लोगों ने कहा हाँ याद है, क्या MDG के लक्ष्य याद है? और अगर लक्ष्य याद है तो इसका लक्ष्य संख्या कौन सी होगी, इसमें लक्ष्य संख्या कौन सी होगी, इसका आंसर पहले मुझे चाहिए आप सबसे कि पहले इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, कौन सा होगा कौन सा नहीं होगा। 8वें नंबर का आंसर मुझे चाहिए, सही गलत जो भी आप बताइए, जल्दी से बताइए। 8 का B आंसर आ रहा है, केवल 2 और लोग बताएं जल्दी से। राजकुमारी जी बताई हैं यहाँ से, विजय लक्ष्मी जी 8 का B, प्रियंका जी B, और लोग बताइए। चंद्रिका पाल जी B, नन्ही परी बता रही हैं 2 सही है। सोशियोलॉजी लवर 8B। सोशियोलॉजी लवर जी आपका नाम क्या है, ठीक है, चलें। अब यहाँ पे B आंसर आप सबका आया हुआ है, ठीक है। आइए यहाँ पे अगर बात करें हम लोग, 2010 में तो नहीं आया था, आप सब जानते हो कब आया है, ये 2000 में आया है। अब यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र में ये सहस्त्राब्दी मतलब किसकी बात कर रहा है, MDGs की बात कर रहा है, ठीक है, MDGs मिलेनियम डेवलपमेंट गोल। अब ये बताओ आपकी ये किस नंबर पे है, यहाँ पे वैश्विक साझेदारी, जो कि अपने प्रधानमंत्री भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास। तो ये बताइए ये किसके अंतर्गत आएगा, कौन से नंबर पे आएगा, MDG के कौन से नंबर पे आएगा। लक्ष्य 8 है MDG का। यहां पे जयश्री वर्मा बिल्कुल सही है, जयश्री वर्मा ने कहा है कि यहां से जो MDG है, MDG का लक्ष्य 1 से अगर चलते जाएं तो MDG जो 8वां लक्ष्य है ये इसका लक्ष्य है। तो SDG में कौन सा लक्ष्य है,
ये भी जल्दी से बता दीजिए आप लोग। यहाँ पे एसडीजी में कौन सा लक्ष्य है, बिल्कुल बताइए जल्दी से। हाँ 8वां है, 8वां, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ एसडीजी में कौन सा नंबर है ये बताइए जल्दी से। यही चीज अगर एसडीजी में देखी जाए तो एसडीजी में कौन से नंबर पे है ये। बताएं जल्दी से आप लोग। आप सब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, आप लोग छोटी छोटी बात पे इतना गुस्सा क्यों हो जाते हैं। एसडीजी 17, यहां से विजय जी कह रही हैं 16 और यहां पे एक लोग कह रहे हैं चंद्रपाल जी 17। देखिए जिस पे आप अभी जवाब आया था 17 नंबर पे बिल्कुल सही है। सबसे लास्ट जो कहता है सबका साथ सबका विकास, यहाँ पे एसडीजी 17 है और यहाँ पे क्या है 8। तो ये क्या कहता है यहाँ से एक जो आप सब्जेक्ट पढ़ते हो आईसीटी, ठीक है आईसीटी, इसमें यहाँ पे तकनीकी इसकी बात करी गई थी, किसमें एमडीजी में तकनीकी की बात करी गई, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी की, ठीक है। एसडीजी 16 में अगर हम आएंगे तो इंस्टीट्यूशन की बात करता है, कहता है हमें ऐसे इंस्टीट्यूशन बनाने हैं, ऐसे हमें क्या कर, इंस्टीट्यूशन मतलब क्या हुआ कि जैसे यूएनडीपी है, यूएनईपी है, यूएनसीसीडी है, इस टाइप की जो संस्थाएं बनाई जा रही उन संस्थाओं को बनाना है हमें, वो आती किसमें एसडीजी 16 में आती है, ठीक है। चलें बिल्कुल बहुत अच्छे से आप लोगों ने जवाब दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब यहां से फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, इसका मैंने आंसर दिया ना आप सबको, अच्छा इसका आंसर मैंने दिया ये वाला है, यहां से 2 वाला होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा स्रोत का उपयोग विद्युत उत्पादन में ऊर्जा संपरिवर्तन के लिए किया जाता है। बायोमास, वायु, जियोथर्मल, न्यूक्लियर एनर्जी। अब यहाँ पे कुछ यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक लग रही है, यहाँ पे कुछ टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। आप टाइपिंग मिस्टेक में थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ से। अब संप परिवर्तन में थोड़ा यहाँ पे, क्योंकि देखो रीन्यूएबल एनर्जी ये है, रीन्यूएबल एनर्जी ये है, ये भी बायोमास है, तो रीन्यूएबल एनर्जी तो नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे इन दोनों में अगर देखें तो रीन्यूएबल एनर्जी तो नहीं है, ठीक, ये दोनों तो यहाँ पे नवीकरणीय ऊर्जा है। अब ये क्वेश्चन कुछ मुझे यहाँ पे मिस्टेक लग रही है, ठीक है, क्वेश्चन में थोड़ा इसमें गलती लग रही है। हाँ हाँ बिल्कुल सही बात है, नन्ही परी जी आप पहले पढ़ी हैं इसको, बिल्कुल सही। हाँ क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, वो टाइपिंग मिस्टेक लग रही, कोई बात नहीं, इसको छोड़ देते हैं हम लोग, क्योंकि आए दाएं बाएं इसको बताने से क्या फायदा है, मान लो कुछ बताया, पढ़ कुछ लिया, ठीक है। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जलवायु परिवर्तन की समस्या के समाधान के लिए भारत सरकार के कितने राष्ट्रीय मिशन है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार, जल्दी बताइए। इस पे भी आपको एक अलग वीडियो मिलेगी, मैं पढ़ाऊंगा इस पे, जो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं इस पे वीडियोस आपको मिलेगी, मेरे ही नहीं, जितने 10 यूनिट है उस पे छोटे छोटे टॉपिक जो होती है वो आपको वीडियोस की मिलनी है, ठीक है। अलग धंधा, सर पीजी के एक सेमेस्टर में नेट जेआरएफ क्वालिफाइड कर लिया है तो क्या मैं वैलिड हूं, कृपया मुझे इसके बारे में बताइए। जब आप पूरा सेमेस्टर, जब 1 साल पूरा कर लीजिए और जो सेकेंड ईयर में पहुंचेंगे तब होता तो मान लेते हैं, लेकिन फर्स्ट ईयर में अगर हैं आप, नहीं होगा, फर्स्ट ईयर में नहीं हो सकता, ठीक है, फर्स्ट सेमेस्टर में नहीं है। आप अगर यही चीज थर्ड सेमेस्टर में होती तब बिल्कुल होता। अच्छा मुझसे ही पढ़ी हैं, गुड। अलकनंदा जी बिल्कुल सही, आप क्लियर है आपको। ये अगर आप थर्ड सेमेस्टर में होती तब कोई दिक्कत नहीं होती, ये आप जो फर्स्ट सेमेस्टर में है तो वहां पे ये नहीं लेगा आपको, ठीक है। चलें अब देखिए यहाँ पे जो लोगों ने आंसर किया हुआ है, यहाँ पे 8 8 बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे कुछ चीज बता रहा हूं सुनिए,
जब हम बात करें तो इसका आंसर है 8। लागू कब हो जाता है? 2010 में सरकार इसको क्या करती, लागू होती है। 10वां क्वेश्चन भी है, 2010 में क्या करती, लागू करती। 2010 में ही क्यों लागू करती है? 2010 में इसलिए लागू करती है कि जब UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम कब होता है? 1992 में जो प्रोग्राम 1992 में जो प्रोग्राम करवा रहा है, 1992 में प्रोग्राम कराने में 3 संस्थाएं बनाती है। UNCCD बनाती है, एक संस्था UNCCD बनाती है, UNFCCC बनाती है, और एक संस्था बनाती CBD। CBD का मतलब क्या हुआ? बायोडायवर्सिटी, जैव विविधता के संरक्षण के लिए। तो जैव विविधता दशक मनाती है। एक क्या मनाएगी? जैव विविधता दशक। क्या आएगा? दशक आएगा। जैव विविधता दशक कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 2000 से 2010 तक, और 2010 वाले को जैव विविधता वर्ष बनाया गया। क्या बनाया गया? जैव विविधता वर्ष। तो ये क्वेश्चन पूछा है कि हाल ही में यूएनईपी द्वारा जैव विविधता दिवस कौन सा, दशक कौन सा है? 2010। ठीक है, दशक कौन सा? 2000 से 2010। वर्ष कौन सा? 2010। यही 2010 था। तो ये भारत ने भी क्या किया कि आप वैश्विक स्तर पे कर रहे हैं, तो भारत भी क्या करेगा, अपने यहां क्या करेगा, भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने के लिए राष्ट्रीय मिशन लाया, जिसमें 8 लक्ष्य लाए गए, और ये 8 लक्ष्य आपको याद होने चाहिए। ठीक है, 8 लक्ष्य आपको याद होने चाहिए। ठीक, अगर नहीं याद है तो आज ही क्या करिए, इसको सर्च कर लीजिए, गूगल पे सर्च कर लीजिए, और उसको अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए, और उसका क्रम दिया होगा, वो क्रम आपको याद होना चाहिए। आगे पीछे 2-3 मत कर दीजिएगा, उसका क्रम 1 2 3 4 बिल्कुल क्रम से याद करिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए यहां से आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इस पे जब हम बाद में वीडियो बनेगी तो आपको मिल जाएगी ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रदूषक को भारत वायु गुणवत्ता सूचकांक में शामिल किया गया है? ठीक है, गुणवत्ता सूचकांक में तो शामिल किया गया कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सल्फर डाइऑक्साइड या मीथेन। ठीक है, तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे आंसर याद कर लीजिएगा, यह है कार्बन डाइऑक्साइड, इससे अलावा कुछ मत जाइएगा। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये फैक्ट है, ये फैक्ट है, ये करंट का क्वेश्चन रहा होगा उस समय का, तो ये आपको याद होना चाहिए था, फैक्ट। ठीक है, तो ऐसे चीजें आप क्या करिए, करंट आप लोग क्या करिए, देखते रहिए, यहां से करंट अफेयर। अब समस्या क्या है ना, स्टूडेंट को जो बताओ तो करता नहीं है। यहां पे आप करिएगा क्या, एक कोचिंग है जिसका नाम है विजन IAS, विजन IAS। ठीक है, विजन IAS की एक मैगजीन आती है, मैगजीन आती है। इस मैगजीन को आप PDF फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। PDF डाउनलोड कर लीजिए। अभी जैसे अगस्त चल रहा है, तो आप क्या करें, पिछला जनवरी से लेकर के अब तक का, इसे मान लिया आपने डाउनलोड कर लिया। डाउनलोड जब कर लेंगे आप, तो इसमें इन्वायरमेंट वाला सेक्शन होगा। उस इन्वायरमेंट वाले सेक्शन से कुछ चीजें जो आपके काम की है उसको नोट कर ले। 2-2 पन्ने ज्यादा नहीं होगा, उसको नोट कर लीजिए। एक तो ये कर सकते हैं, ठीक है, और दिसंबर तक पूरा आप नवंबर तक कर लिए, तो आपके जो इससे जो करंट अफेयर क्वेश्चन कहीं से नहीं छूटेगा। ये भी नहीं करना चाहते तो फिर अब मेरे साथ जुड़े रहिए टीचर्स एकेडमी पे। अब हम लोग जहां पे पूरा कोर्स पढ़ाएंगे, उसमें जब करंट पढ़ाऊंगा तब फिर आप पढ़ ले सकते हैं। ठीक है, जैसा आप लोग को ठीक लगे, उचित लगे, यहां से मैं ये चीज बता रहा हूं आपको, जहां से क्वेश्चन एग्जाम में बना सकता है या उसका फोकस मैक्सिमम होता है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन नगर पालिका वाले ठोस कचरे की जैव वैज्ञानिक विधि है? मतलब जो नगर पालिका है, जो कूड़े करकट और बाकी जो वेस्टेज इकट्ठा करती है, उसका निस्तारण कैसे करती होगी? तो उसका सही तरीका है भूभरण, मतलब जमीन में दबा दें, चूर्णन, उसको पीस डालें, या कंपोस्ट तैयार करना, या उसका खाद बना लें और खाद बना के किसानों को दे दें, या उसको हम बेच दें, या क्या करें, स्ट्रेडिंग कर दें। ठीक है, आगे बताइए क्या हो सकता है? स्ट्रेडिंग मतलब जला डालें। इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर, हाँ उस पर मिल जाएगा। जयश्री वर्मा जी, अगर आप इकोनॉमिक्स है तो बिल्कुल मिलेगा। विजन IAS की है वो, उसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स और इन्वायरमेंट सब कुछ उसमें मिलेगा। ठीक है, तो उसमें इकोनॉमिक्स का भी मिल जाएगा। आज डाउनलोड करके एक बार देख लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में आती है,
तो हिंदी डालिएगा तो आपको इसको करंट अफेयर हिंदी मिलेगा, इंग्लिश अगर डालेंगे तो आपको इंग्लिश मिल जाएगा। अगस्त वाला भी नहीं आया होगा क्योंकि अगस्त चल ही रहा है, आपको जून तक का मिल जाएगा क्योंकि जुलाई वाला तो अभी बन ही रहा होगा। आंसर करिए जल्दी से आप लोग। बस एक रिक्वेस्ट है आप लोग से, जल्दी इसको भी आप लोग लाइक और शेयर जरूर करिए, और लोग को भी शेयर करिए, संख्या कम से कम बढ़े, एग्जाम आते आते तक तो ऐसे क्वेश्चन कराएं तो कंपटीशन करने में मजा आएगा। और प्रत्येक शनिवार को यहाँ पे प्रत्येक शनिवार को 5 बजे से मैराथन क्लास चलनी है 5 PM पे। और अगर कोई क्लास करना चाहता है तो यहाँ पे एडमिशन ओपन है, और ये क्लासेस में भी मंडे से चलना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसमें 10 यूनिट को आपको कवर करा जाएगा, ठीक है। जो लोग को बाद में अगर लगता है कि बाद में इस वीडियो को देखिएगा और कुछ दिक्कत आती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, और एडमिशन्स के लेकर रिलेटेड कुछ पूछना है तो आप दिया गया नंबर आपकी स्क्रीन पे चल रहा है, आप उस पर पूछ सकते हो, व्हाट्सअप कर सकते हो, ठीक है। चले, तो यहाँ पे आप सबको सीधे सीधे लग रहा होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वेस्टेज लेते हैं आप सब कभी सुनते होंगे, कूड़े वाला अगर आता है तो गीले कूड़े को अलग करवाता है, सूखे कूड़े को अलग करवाता है। तो यहाँ पे क्या है, नगर पालिका वाले जो ठोस कचरे होते हैं इनका निस्तारण हमें करवाना है, तो इनको हम भूमि में नहीं भरेंगे, बंजर होगी। चूर्णन पोलराइजेशन, एक तो हम क्या कर सकते, अगर ये क्या होता, ये गीला कचरा होता या कार्बनिक मटेरियल होता तो हम इसको कंपोस्ट में तैयार करते, खाद में तैयार कर देते। हम क्या करेंगे, इनको चूर्णन पोलराइजेशन करेंगे। चूर्णन पोलराइजेशन करके इनको हम फिर से क्या करेंगे, जैसे प्लास्टिक है तो प्लास्टिक को अलग किया, इसको हमने क्या किया, अलग करने के बाद उसको फिर से आप देखोगे जो प्लास्टिक बनाई जाती है छोटे छोटे जैसे छर्रे नहीं होते, उसमें कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने के बाद हम उससे किसी भी मटेरियल फिर से, जैसे बोतल है फिर से उसमें कन्वर्ट कर सकते हैं, बाल्टी बना सकते हैं या प्लास्टिक के अलग मटेरियल बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, चूड़े या पोलराइजेशन करते हैं, ठीक है। इसको हम जलाते नहीं हैं, गलाते नहीं हैं उसको, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, इसको अगर आज मुझे लगता है इसका जवाब आप दे लेंगे, जल्दी से इसका आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए इसको आप। पानी में किसकी अधिकता से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। अगर आपसे क्वेश्चन जब रोग के पूछे जाएंगे तो रोग में 2 तरीके के होंगे, एक तो खनिज पदार्थों से कौन कौन से रोग होते हैं, पदार्थों से कौन से रोग होते हैं, इधर आएगा बैक्टीरिया और विषाणु से कौन से रोग होते हैं। आप इसकी एक लिस्ट बना लीजिए, इसकी लिस्ट गूगल पे सर्च करिए, इसकी एक लिस्ट बना लीजिए, इधर बैक्टीरिया से, वायरस से, कवक से, इधर आप क्या करिए जो मटेरियल उनसे बना करके एक पेज पे लिख लीजिए, फिर इस टाइप क्वेश्चन आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। तो यहाँ पे जो बेस्ट आंसर है वो है नाइट्रेट। नाइट्रेट की कमी, अगर नाइट्रेट की अधिकता हो जाती है तो बच्चों में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और ऑक्सीजन की जब कमी होती है, जब बच्चा मर जाएगा, कमी होगी, तो उसका जो शरीर है वो नीला पड़ जाएगा। इसी नीले पड़ने की वजह से उसे बोलते हैं ब्लू, और कौन मर रहा है, बेबी, और यही से बोलते हैं ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछे जाते हैं नाइट्रेट। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अंतरराष्ट्रीय सौर संधि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हेतु संयुक्त रूप से किसने प्रयास किया था। यूएसए और भारत ने, फ्रांस और भारत ने, स्वीडन और भारत ने, चीन और भारत ने। इसका आंसर भी आप बता लोगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी सब चीजें पढ़ा रखी है आप सबको, ठीक है। आंसर करिए जल्दी से आप लोग, जल्दी से आंसर करिए आप लोग। अंतरराष्ट्रीय सौर संधि इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना हेतु संयुक्त राष्ट्र से किसने प्रयास किया था। तो यहाँ पे आंसर आ रहा है 14 का बी आंसर मेरे सामने, फ्रांस और भारत बता रहे हैं, ठीक है। राजकुमारी जी ने बताया, बाकी विजय लक्ष्मी जी बी आंसर बिल्कुल सही है आप सब। जब हम बात करते हैं इंटरनेशनल सोलर अलायंस की, तो ये आया था 2015 में, और 2015 में कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। और यहीं से अगर बात करें तो इंडिया, ठीक है, इंडिया और प्लस फ्रांस ने इसको इनिशिएट किया था। और ये सोलर अलायंस का जो मेन ये है कि यहाँ से क्या किया जाए, इस वाले क्षेत्र में, मतलब विषुवत-रेखीय क्षेत्र में जहाँ सूर्य का प्रकाश सबसे अधिक मिलता है वो, और इसमें क्या करें, अलग अलग देश भी इसमें शामिल हो रहे हैं। यहाँ पे देश की संख्या भी है, लेकिन देश की संख्या आपके एग्जाम में नहीं पूछी जाएगी क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं। यूएसए इसका पार्टिसिपेट किया हुआ है, इसमें ये भी क्वेश्चन पूछा गया है।
इसकी भाषा की अगर हम बात करें कि इसकी भाषा कौन सी होगी, आधिकारिक भाषा, तो इंडिया बोलता है कौन सा, हिंदी वाला पार्ट। फ्रांस बोलेगा, फ्रेंच पार्ट बोलेगा। पूरे विश्व को समझाना है तो एक माध्यम है अंग्रेजी का, ये आप क्या कहें, इंग्लिश ला दीजिए। जब हम बात करते हैं इसके हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो अपने भारत देश का गुरुग्राम ले लीजिए। भारत देश का क्या लीजिए, गुरुग्राम। और गुरुग्राम को जब लेंगे तो कहाँ मिलेगा ये आपको, हरियाणा में। ठीक है, तो इसका जो हेडक्वार्टर है कहाँ पे है, हरियाणा में है। ठीक है, अगर आप यूजीसी के अलावा अगर कोई पेपर दे रहे होंगे तो जब आप क्या करिए, एक मैगजीन आती है क्रॉनिकल, एक मैगजीन आती है क्रॉनिकल। ये दो तरीके की आती है, एक आती है फॉर आईएएस स्टूडेंट के लिए, एक आती है नॉर्मल ऐसे अगर आप पढ़ते हैं। आईएएस वाली जो लेते हैं वो 100 रुपये प्लस की आती है, 100 रुपये की, और इसमें अगर लेते हैं 30 रुपये की आती है। मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूँ, अच्छी है इसलिए बता रहा हूँ। लेकिन अगर आप क्या करते हैं, यूजीसी के अलावा कोई पेपर दे रहे हैं तो आप इस मैगजीन को पढ़ सकते हैं। इस मैगजीन में जो सेक्शन है इन्वायरमेंट वाला पार्ट, जब उनमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें यहाँ भी होती रहती हैं। वो सब चीज़ें इसमें जो लिखा हुआ है वो करंट अफेयर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, अगर यूजीसी के अतिरिक्त अगर दे रहे हैं तो। और अगर यूजीसी का दे रहे हैं तो इसके वाली जरूरत नहीं है, वो विजन वाली पढ़ने में आपका काम चल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, हाँ, इसमें जो OSOWOG का भी कॉन्सेप्ट लिया गया है, वन सन वन वर्ल्ड। ठीक है, जैसे यहाँ कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, यहाँ पे OSOWNOG, OG है यहाँ पे, OE है पहले, वन सन वन अर्थ एंड वन वर्ल्ड। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सॉरी ये नहीं है, एक मिनट, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, वन सन है, वन वर्ल्ड है, वन ग्रिड है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। आप क्या करिएगा, आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूं, इसको प्लीज जो लोग देख रहे हो कमेंट करिएगा। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की वेबसाइट खोलिए, वेबसाइट खोलने के बाद उसकी थीम वहां लिखी होगी, वो थीम आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, जो लाइव है और जो लाइव नहीं है, ताकि इसमें अभी जो लाइव है स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं काफ़ी संख्या में हो, तो कम से कम आपके जो उसमें कमेंट आने चाहिए कि हाँ आपने देखे, आपने अपने वर्क किए हैं। जो लोग बाद में इसको देखेंगे प्लीज़ आप लोग उसमें जा करके कॉपी पेस्ट ही करिएगा, लेकिन लिख जरूर दीजिएगा। ठीक है, जरूर देखिएगा इसको आप लोग। ठीक, चलें आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। जलवायु परिवर्तन के संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन मिशन है? अब देखिए आ गया ना जलवायु परिवर्तन मिशन, जिसमें 8 मिशन थे। 8 मिशन में से इसमें से कौन सा है? हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र को संपोषण करना, सतत वन प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक जानकारी। ठीक है, इसमें जब आप देखोगे डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इन दोनों का आंसर बता देता हूँ जल्दी से आप लोग को। जब इसमें देखेंगे तो यहाँ पे ये और ये, ठीक है, ए और बी। जब आप लोग क्या करिएगा, इसके बारे में पूरा पढ़िएगा, इसको गूगल कर लीजिएगा, पढ़िएगा, तभी 8 लक्ष्य आपको पता चलेंगे। इन 8 लक्ष्य को डिटेल से आप पढ़िएगा और उसको याद कर लीजिएगा, तो यहाँ पे आंसर अपना कौन सा होगा? ए और बी वाला होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार द्वारा वर्ष 2030 तक भारत में विद्युत शक्ति की कुल स्थापित क्षमता में नवीकरणीय ऊर्जा के हिस्से का कितना % लक्ष्य है? देखिए ये क्वेश्चन अब नहीं आएगा एग्जाम में, ये क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। उस समय 2018 में ये करंट में था। ठीक है, ये 2018 में करंट में था, तो अब ये क्या हुआ? पुराना हो चुका है। अब आप लगे फिर यहाँ क्यों दे दिए? यहाँ इसलिए दे दिया, आप उसको पढ़ के रटते, ये डेटा चेंज हो चुके हैं, डेटा चेंज हुए हैं। अब अगर हम लक्ष्य की बात करते हैं तो परसेंटेज में नहीं, यहाँ पे इसको आप ये याद रखिए कि 500 गीगावाट जो एनर्जी है वो सरकार 2030 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्या करेगी? नवीकरणीय ऊर्जा से प्राप्त करने की कोशिश कर रही है। 500 गीगावाट, पहले कितना था? पहले 350 था 2022 तक, इसको चेंज कर दिया। इसके पहले कितना था? 175 गीगावाट था। 175 गीगावाट 2020 तक, फिर सरकार ने 2022 तक, फिर सरकार ने 2030 तक कितना कर दिया? 500 गीगावाट। 500 गीगावाट कब किया था? तो एक सम्मेलन हुआ था COP26 का, ठीक है, COP26 का सरकार 2021 में हुआ था, तब सरकार ने इसको चेंज किया था और 2030 तक कर दिया है। ठीक है, आई होप कि आप लोग को याद होगा। ठीक है, राजकुमारी जी बता रही 50% नहीं, ये सब डेटा आपको पुराने हैं, यहाँ नहीं जाना है।
पहले हम लोग क्या करेंगे, इन सब डेटा को आप याद करिए, और जब आपके एग्जाम आने वाले होंगे, मान लीजिए नवंबर या दिसंबर में होगा, उसके पहले हफ्ते 10 दिन पहले जितने भी डेटा है मैं आपको सबको अपडेट करवा दूंगा। बिल्कुल नहीं घबराना है, इसलिए पुराने डेटा बिल्कुल मत याद रखिएगा, अदरवाइज क्वेश्चन भी गलत हो जाएंगे। ठीक, चले आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां देखते हैं, परमाणु कचरे को डंप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? लवण खान, मरुस्थल, वन, समुद्र। मतलब इनको हम क्या करें, कहां ले जाके फेंक दें, डुबा दें, भर दें या मिट्टी में गाड़ दें, कहां पे क्या करेंगे? 15 नंबर क्वेश्चन में सी होगा, कौन सा है भाई? जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक जानकारी। हिमालय परिस्थिति तंत्र संपोषणी। आप लोग अभी इसका आगे क्वेश्चन का जवाब देते रहिए। मैं 15 का सी देखता हूं, मुझे याद नहीं आ रहा। ऐसा तो नहीं कि मैं गलत इसको बता रहा हूं। इसको आप लोग इसका आंसर करिए 17 का, मैं आपको इसका आंसर कर रहा हूं अभी। हाँ, आप लोग इसका करिए, मैं आंसर कर दे रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट। इसको मैं देख ले रहा हूं कहां है। आप लोग इसका आंसर करिए, मैं देख के बताता हूं अभी आपको। ये आंसर आप लोगों ने किया, पहले आप इसको आंसर कर लीजिए, फिर मैं उसको देखता हूँ, बताता हूँ आपको। तो यहाँ परमाणु कचरे को डंप करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिक उपयुक्त है? लवण, मरुस्थल, वन। तो हम लोग क्या करते हैं, समुद्र के अंदर जाकर क्या करते हैं, इसको डंप करते हैं। ठीक है, समुद्र के अंदर क्या करते हैं, डंप करते हैं। डी वाला आंसर होगा। ठीक है, चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग आंसर करिए तब तक। तो यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से पेरिस समझौते में की विशेषता कौन सी है? यह समझौता पर्यावरण प्रदूषण को कमी लाने के लिए उपयोग में ध्यान केंद्रित करता है। यह समझौता साम्य और उभयनिष्ठ के सिद्धांतों की पहचान करता है, पर उसका दायित्व भिन्न भिन्न होता है। पेरिस समझौते संबंधी 2020 के जलवायु हस्तक्षेप में इसमें से बताना है कौन सही होगा। ठीक है, इसको आप लोग बताइए। आप बिल्कुल सही। चले देखें, डी आंसर और डी आंसर। देखें यहां पे जो 15 नंबर पे कंफ्यूजन है, ये 15 नंबर वाला जिनको कंफ्यूजन है, आंसर यही होगा। ठीक है, कहाँ गई पेन? आंसर यही होगा। जलवायु परिवर्तन पे कार्य योजनाएं, आंसर दोनों ही है। 8 लक्ष्य हैं। इन 8 लक्ष्य के बाद जो 9वां जोड़ा गया और बाद में इसमें जो 10वां अलग से जोड़ा गया, 9वां और 10वां अलग से जोड़ा गया बाद के समय में, 2008 में नहीं। यहाँ पे 8 लक्ष्यों के अंतर्गत हम बात करें तो इसमें 90वें नंबर पे जब आएंगे, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन, जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक जानकारी। ठीक है, ये बाद में जोड़े गए। तो इसमें जब अब के अगर इसमें देखेंगे, लेकिन यहाँ पे 8 तो दिया नहीं है, जलवायु परिवर्तन संबंध में राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मिशन है? तो ये 2018 क्वेश्चन है, 2018 क्वेश्चन है। 2018 के हिसाब से अगर आप देखोगे तो ए और बी सही होगा।
लेकिन अब अगर यहाँ पे 2023 के टाइम में अगर आते हैं तो ये लक्ष्य भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे लेंगे, और इसको किसके अंतर्गत ले रहे हैं हम लोग, 9th के अंतर्गत ले रहे हैं। ठीक है, और लास्ट वाला है 10वां, मिशन का क्रियान्वयन है। ठीक है, यहाँ पे मैं जल्दी से मैं बता देता हूँ कि इसमें है कौन कौन सा। देखें, पहले लक्ष्य में अगर आप जाओगे, पहला लक्ष्य है जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय मिशन। सुन लीजिए क्योंकि लिखने में टाइम लगेगा। जलवायु परिवर्तन और राष्ट्रीय मिशन है। दूसरा है राष्ट्रीय सौर मिशन। तीसरा है संवर्धित ऊर्जा दक्षता के लिए राष्ट्रीय मिशन। चौथा है सुस्थिर निवास पर राष्ट्रीय मिशन। पांचवा है राष्ट्रीय जल मिशन। छठवां है सुस्थिर हिमालय परिवर्तन पायतंत्र हेतु राष्ट्रीय मिशन। सातवां है हरित भारत हेतु राष्ट्रीय मिशन। आठवां है सुस्थिर कृषि पर राष्ट्रीय मिशन। नौवां है जलवायु परिवर्तन हेतु रणनीतिक ज्ञान पर राष्ट्रीय मिशन। 10वां है मिशन का क्रियान्वयन। 8 तक के आपको 8 तक पूछे गए वहां, अब 9 और 10 एक्स्ट्रा बाद में जोड़े गए। ठीक है, चले तो यहां से ये थे। अब इसमें आते हैं, देखते हैं कौन से में है। इस वाले में निम्नलिखित में से पेरिस समझौते की विशेषताएं कौन सी है। यह समझौता पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने के उपायों पर ध्यान केंद्रित करता है। बिल्कुल सही। यह समझौता साम्य और उभयनिष्ठ के सिद्धांतों की पहचान करता है, पर उनका दायित्व भिन्न भिन्न होता है। पेरिस समझौता संबंधी 2020 के जलवायु हस्तक्षेप है। इसमें आप लोगों ने आंसर कौन सा किया है, 18 का ए और बी। देखें, समझिएगा ध्यान से। जब हम बात करते हैं यहां से क्योटो प्रोटोकॉल की, क्योटो प्रोटोकॉल 2020 तक क्या होता है, ये चलता। क्योटो प्रोटोकॉल 2020 तक चलता, लेकिन 2020 के पहले 2015 में क्या लाया गया, पेरिस सम्मेलन लाया गया। अब पेरिस सम्मेलन, इसमें इसने क्या किया, जो चीज़ें इसमें समीक्षा करी, इसमें हमने क्या किया, कुछ परिवर्तन भी किया। इसमें हमने क्या किया, कुछ परिवर्तन भी किए। तो यह साम्य समझौता पर्यावरण प्रदूषण में कमी लाने के लिए था। बिल्कुल सही है। यह समझौता साम्य और उभयनिष्ठ सिद्धांतों की, मतलब INDC इंटेंडेड नेशनल डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन, इसका कॉन्सेप्ट लिया। बिल्कुल सही। यह पेरिस समझौता संबंधित है 2020 के जलवायु हस्तक्षेप से। जलवायु हस्तक्षेप मतलब क्या है, जो क्योटो प्रोटोकॉल वाला था वो 2020 तक लगता, 20 तक इसमें जो GSGs है इसमें क्या किया, इसकी समीक्षा करके इसमें भी कुछ परिवर्तन किए गए। तो यहाँ पे आंसर अपना क्या होगा, यहाँ से बी होगा। ठीक है, यहाँ से आंसर क्या होगा, ABC तीनों होंगे। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन आपके इसमें स्क्रीन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन है लर्निंग द ट्रेजर विद इन यूनेस्को रिपोर्ट 1996 में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम स्तंभों का उल्लेख है। इसको अधिगम स्तंभों का उल्लेख ज्ञान के लिए सीखना, होने के लिए सीखना, अधिगम के लिए सीखना, समझ के लिए सीखना। अब ये जो क्वेश्चन यहाँ पे टाइप करने वाले ने क्या किया है, ये दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन है, तो ये इन्वायरमेंट का नहीं है, तो यहाँ मैं इसको कट कर रहा हूँ। ठीक है, अलग से चलते हैं, इन्वायरमेंट क्वेश्चन नहीं है, ये है। वर्षा प्रचुर वन के व्यापक क्षेत्रों में वृक्षों की कटाई किए जाने की दीर्घकालीन प्रभाव है। उन क्षेत्रों में जहां पे वर्षा अधिक होती है और उसमें अगर हम क्या करें, वहां के पेड़ पौधों को काटते हैं, तो पेड़ पौधों के काटने की वजह से जो इम्पैक्ट पड़ेगा अपने इन्वायरमेंट, वो क्या होगा। उन क्षेत्रों में वर्षा के परिणाम में वृद्धि होगी, उन क्षेत्रों में वर्षा के परिणाम में कमी आएगी, उन क्षेत्रों में वायु की गति तेज हो जाएगी, उन क्षेत्रों में भूक्षरण की दर में वृद्धि हो जाएगी। इसका आंसर देना जल्दी कौन सा होगा। आप लोग इसका क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर करिए आप लोग, जल्दी बताइए भाई साहब, भाई आप लोग इसका आंसर। बीसवा का डी। देखें, बिल्कुल सही है। जब हम बात करते हैं पूरे विश्व में, याद रखिएगा पूरे विश्व में ये विषुवत रेखा है। विषुवत रेखा के 10 डिग्री कहाँ चले जाएं ऊपर और 10 डिग्री कहाँ चले जाएं नीचे,
ये वाले पार्ट में। तो ये वाला जो पार्ट आता है, ये वाला पार्ट, ये आता है विषुवत रेखीय क्षेत्र आता है। और विषुवत रेखीय क्षेत्र में जो सूर्य का प्रकाश है वो साल भर अच्छे मात्रा में मिलता है। और सूर्य के प्रकाश के मिलने की वजह से जो ताप होगा, वो ताप यहाँ पे क्या होगा, ताप अधिक होगा। तो जो जलीय क्षेत्र है, जो जल है, वो जल का जो वाष्पन होगा वो भी क्या होगा, वो तेज होगा। जल का वाष्पन जब तेज होगा डियर स्टूडेंट्स, तो ये जल है, ये अगर ऊपर जाएंगे तो बादल बनेंगे तो बारिश भी क्या होगी, इस क्षेत्र में अधिक होगी। तो इस क्षेत्र में वर्षा भी अधिक होगी। ठीक है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में वर्षा अधिक होती है। वर्षा अधिक होगी तो पूरे विश्व में अगर चले जाएं तो इधर साइड अगर देखें तो इधर क्या है, दक्षिणी अमेरिका। इधर अगर हम चले जाएं तो क्या है, अफ्रीका। तो इन क्षेत्रों में क्या होती है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में यहाँ पे अमेजन वन पाए जाते हैं, कांगो बेसिन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में क्या होती है, सबसे अधिक वर्षा होती है, सबसे घने जंगल होते हैं। अब इनका अगर हम क्या करें, कटाई कर देंगे तो कटाई करने के कारण इसमें पृथ्वी पर उपस्थित जो ऑक्सीजन की मात्रा है, पहली बात तो वो कम हो जाएगी। लेकिन यहाँ तो ऐसा दिया नहीं है कि ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाएगी। इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, लंग्स ऑफ द अर्थ बोलते हैं, पृथ्वी के फेफड़े के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे क्या होगी, जो पेड़ पौधे होते हैं, पेड़ पौधे क्या करते हैं, मिट्टी के जड़ों को पकड़ के रखते हैं। अब अगर ये वर्षा वन वाले हैं, वर्षा अधिक होगी और वन उसमें कम होंगे तो उन क्षेत्रों में भूक्षरण की मात्रा क्या हो जाएगी, वो सबसे अधिक होगी। जो मिट्टी का कटाव होगा वो सबसे अधिक होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। आगे है, निम्नलिखित में से किसको गौण वायु प्रदूषण माना जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। बताना भाई, सेकेंडरी इसमें से कौन होगा, आंसर करिए जल्दी से आप लोग। सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रिक ऑक्साइड, ओजोन। मैंने आप लोग को बताया है कि जो प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण होता है, इस वायु प्रदूषण की बात करें दो तरीके के होंगे। एक होता है प्राइमरी, एक होता है प्राथमिक होता है। अप्राथमिक कौन सा, जो अपने स्थान से पैदा हुआ, जिसके अंतर्गत कोयला अगर जलाते हो तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर के ऑक्साइड ये होते हैं। लेकिन जो अलग अलग प्रतिक्रियाओं से बन जाते हैं, VOC और प्लस, यहीं पे अगर हम नाइट्रोजन के ऑक्साइड लें, यहीं पे अगर सल्फ़र के ऑक्साइड लें और यहीं पे इनको हम क्या करें, सूर्य के प्रकाश मिला दें। सूर्य के प्रकाश मिलाने के बाद आपने देखा था आज के क्वेश्चन में ओजोन का निर्माण हो जाता है। तो ये होता है प्राथमिक होता है, और ये क्या होता है, गौण होते हैं या सेकेंडरी होते हैं। सेकेंडरी में कौन सा होगा, यहाँ पे ओजोन होगा। सीधे सीधे आंसर दिया हुआ है आप लोग, इसमें सब कुछ पढ़ाया हुआ है। अगर कॉन्सेप्चुअली अगर आप लोग पढ़ के नहीं करेंगे आंसर तो गलत कर लेंगे। ठीक है, अब आप कहेंगे सर मुझे गौण का मतलब ही नहीं पता था। ठीक है, तो गौण मतलब क्या है भाई, यहाँ सेकेंडरी है। ठीक है, प्राइमरी कौन सा, ये सब सोर्सेस आप देख रहे हैं प्राइमरी है, नाइट्रिक हो गया, सल्फर हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। मान लिया भले नहीं पता था तो आप सबको इसमें अलग कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा था, आपको इसमें अलग ऑप्शन दिखता तो वो वाला सही हो सकता था ना। पता आप सबको होता है, क्वेश्चन अब आपको थोड़े से इसमें होने चाहिए। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये रहे क्वेश्चन पूरे 2014। देखो सारे क्वेश्चन मैंने नहीं करवाए हैं, फिर बता दूं, क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन भी रिपीट हुए कई बार। तो 2014 से 2018 तक के क्वेश्चन को हमने यहाँ पे आप सबको सॉल्व करवाया है। अब वेट करिएगा 2019 से 2020, 2021, 2022 और 2023 क्वेश्चन, इन सब को लेकर के फिर मैं मिलूंगा आपके साथ। ठीक है, लेकिन इसके बाद आपके अलग क्लास चलेगी। इसमें जो अभी तक था ये मैंने आप लोग को 2018 तक सॉल्व करवाया है। मंडे से कोई और क्लास मिलेगी आपको, बने रहिएगा टीचर्स एकेडमी के साथ। फिर हम मिलेंगे और फिर पर्यावरण वाले क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे। इसकी अलग से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उस प्लेलिस्ट में भी आप देखते रहिएगा। ठीक है,
तो आई होप आप सबको बाकायदा ये चीजें समझ में आ रही होगी, आप इसको एंजॉय कर रहे होंगे। अभी तक यूट्यूब चैनल पे किसी ने इसको नहीं दिया है, हम लोग यहाँ देने की कोशिश कर रहे हैं और डेफिनेटली है आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं 2, 4, 10 नंबर आपका जरूर बढ़ाएगा और आपको नेट से JRF बनाने में आपकी कोशिश जरूर करेगा। ठीक है, तो आपके अगर कोई सुझाव है, आप लोग के कुछ सुझाव हैं तो आप बिल्कुल दीजिएगा। कुछ अगर आपकी इंक्वायरीज हो और आपको लगता है कमेंट करनी है तो कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। इंक्वायरी नंबर दिया गया है। तो सही है, ऐसा समझ में आ रहा है सबको, चल रहा है सब बढ़िया से। अलग क्लासेस में बताऊंगा, अभी तो ये चल रहे हैं। जयश्री वर्मा, बीच बीच में आप यूट्यूब को इसी पे, जिन लोग को मेरी क्लास और चाहिए होगी यूट्यूब पे ही देखते रहिएगा, बीच बीच में क्लासेस में लेता रहूंगा। आज शाम को सैटरडे है, आज रात को 8 बजे मेरी क्लास होगी, उसमें भी कुछ क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, कुछ कॉन्सेप्ट उसमें बताऊंगा आप सबको। ठीक है, तो ये चीजें यहां पे हम लोग दिया है, तो आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। चले, तो डियर स्टूडेंट्स, आप सबको मेरी तरफ से, सूर्यांक सर की तरफ से आप सबको आपके भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। मिलता हूं फिर आपको अगली बार। हैव अ गुड डे एंड बाय। अभी पीडीएफ के लिए परेशान मत होइए जयश्री वर्मा जी, पीडीएफ आपको बाद में दे दी जाएगी। टेलीग्राम चैनल होगा इसका, आप लोग इसमें जुड़ जाइएगा, पीडीएफ बाद मिल जाएगी।